अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। और जो लोग मुझे टेलीविज़न पे देख रहे हैं, आप ये भी जानना आपके लिए बेहतर होगा कि मैंने ऑनलाइन अभी फेसबुक पे भी कहा है कि आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जिसके बारे में मैं काफ़ी अरसे से बात करना चाह रही थी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम मी टू यू। सबसे पहले ये कि हम अक्सर इसी प्रोग्राम में बात करते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिविटी की, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आप किसी को इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ना सिर्फ ये कि आपके अंदर एक अच्छे जज्बात उभरते हैं एंड यू फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, बल्कि वो अगला बंदा भी अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका किया हुआ काम उसको सराहा जा रहा है एंड समबडी इज़ एक्नॉलेजिंग दैट वर्क। एज ह्यूमन बींग्स ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे लिए बहुत अहम होती है। और आई होप कि बिलाल साहब थोड़ा पहले लिंक के लिए ज़रा इधर तवज्जो आपकी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपको सराहा जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो बड़ा अहम होता है कि आप ये फील करें कि यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद दैट पर्सन। लेकिन कभी कभार हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए पुट डाउन भी दे रहे होते हैं साथ साथ। कल मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। आई मेट दिस लेडी जिनको मैं पहले नहीं जानती थी। उनकी मेरी मुलाकात एक सैलून पे हुई और उन्होंने पहले तो मुझे पहचाना, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि जी आपका मॉर्निंग शो हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो बात उन्होंने की, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं एंड आई रियली वांटेड टू पुट दिस आउट देयर। उन्होंने कहा जी मैं और मेरे घर वाले जब आपका प्रोग्राम देखते हैं तो मेरी बेटी जो अभी बाहर से आई है, लंदन से वापस आई है, उसने कहा कि जी सिर्फ आपका प्रोग्राम, सिर्फ सिद्रा का प्रोग्राम ऐसा है जो बर्दाश्त होता है, बाकी तो पता नहीं क्या हाल हुआ है आजकल मॉर्निंग शोज़ का। एंड देन शी वेंट ऑन अ रैम्पेज जिसके अंदर उन्होंने मॉर्निंग शोज़, जो बाकी मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं, उनके होस्ट की काफ़ी अच्छी खासी दुर्गत बना दी। उन्होंने कहा जी उनका लहजा, उनके बोलने का अंदाज़, जो टॉपिक्स वो लेके आते हैं, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनकी तनकीद से बची हो। यहाँ तक कि उनके कपड़े, उनकी ड्रेसिंग पे भी काफ़ी बात की गई। नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट पुट इट आउट देयर कि पर्सनली आई फील, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर इंसान को अच्छा लगता है जब आप उसकी तारीफ़ करें। लेकिन क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप शायद ये भूल जाते हैं कि यही लोग हमारे दोस्त भी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, एंड वी आर ऑल दिस मीडिया फ्रेटर्निटी टुगेदर। किसी एक को बुरा बनाकर या किसी एक पे तनकीद करके आई कैन नॉट फील गुड। ठीक है, हम एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें हो सकता है अगर 8 बजे रात का करंट अफेयर्स का शो तमाम चैनल्स पे देखा जा रहा है तो हर एक की कोशिश होती है कि जी मुझे ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाए, मेरे पास ज़्यादा अच्छे गेस्ट आ जाएं। मैं एक ही अगर इशू है जिस पे सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं उस पर बेहतरीन एनालिसिस या बेहतरीन तबसरा आपके सामने लेके आऊँ। लेकिन इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि किसी और शख्स को बुरा बनाकर आप अच्छा फील करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई सिक्योरिटी मौजूद है। आप मेरी तारीफ़ कीजिए या किसी और की तारीफ़ कीजिए तो उसकी काबिलियत पर, उसकी सलाहियत पर कीजिए, बजाय इसके ये कहने के कि बाकी लोग बहुत बुरे हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट वेलकम। हम अक्सर ये बात करते हैं समाजी तौर पे कि जी लेट्स पुट दिस टू टेस्ट। एक जो आम तौर पे मिथ कही जाती है कि खातून ही खातून की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये हम क्यों कहते हैं? इसकी वजह भी यही है कि हम तनकीद एक दूसरे पे ज़्यादा करते हैं। यही मॉर्निंग शो के होस्ट है जिनके पास एक ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग भी होगी। आप उनको कॉल करके आप उनके गेस्ट को भी अच्छा बोलते हैं। आप कभी कभार ये भी कह देते हैं कि अगर उनके पास कोई गिफ्ट्स हैं कि आपको गिफ्ट्स दिए जाएँ। आप उनके कपड़ों की तारीफ़ करते हैं। आप कहते हैं कि जी अगर ये कपड़े हमें मिल सकते हैं तो दे दें। हमने वो टाइम भी देखा है जब बाकायदा लोग कॉल करके कहते हैं आपके जूते बड़े अच्छे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये प्लीज़ हमें दे दें। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट डोंट पुट डाउन पीपल। किसी की तारीफ दूसरे की बुराई करके नहीं होती है। एंड आई पर्सनली, यानी वो सारी तारीफ़ का, सारी अप्रिसिएशन का मज़ा किरकिरा हो जाता है अगर आप बैठ के मेरा मुआवजा किसी और मॉर्निंग शो होस्ट से करें और मुझे ये कहें कि जी उनका हाल तो देखिए। आई फील एवरी वन हु इज़ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एक शख्स की मेहनत नहीं होती, पूरी टीम उसके साथ होती है। और चाहे आप उसको 2 सेकंड में किसी भी प्रोग्राम को रद्द ही क्यों ना कर दें, उसके पीछे भी बहुत मेहनत की जाती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट हैपन्स। गेस्ट को लाइन अप करना, ठीक है जी आपके मिजाज में पूरा नहीं उतर रहा, आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरता वो शो, तो अल्लाह के फजल से अब आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्रिटिसिज्म है उसमें भी कोई राइम और रीज़न होना चाहिए। आई फील देयर आर पीपल जिन्होंने बहुत लंबा अरसा गुजारा है मॉर्निंग शो में भी और टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी, पिछले 10 साल से, 15 साल से। चाहे नादिया जी की बात की जाए, निदा यासिर की बात की जाए, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल, फ़रा की बात की जाए, फ़रा आई थिंक हैज़ बिन डूइंग अ शो फॉर ओवर 15 ईयर्स।
हर इंसान तब्दीली चाहता है, हर इंसान एवोल्यूशन चाहता है। एंड आई फील इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज इंडस्ट्री, एज ह्यूमन बींग्स, एज वुमेन कि हम ये अब इसको बर्दाश्त करना बंद कर दें कि किसी और खातून की बुराई मेरी तारीफ़ है। सो आई रियली वॉन्टेड टू पुट दिस आउट देयर। आपकी अप्रिसिएशन का, आपकी इंकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे सामने आके हमें इस उलझन में ना डालें कि किसी और की बुराई आप करके आप ये मुझे बताएं कि मेरा शो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि झूठ की कलाई चाहे कैसी क्यों ना हो वो खुली ही जाती है। हम जिस तरह के देख सकते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जगह जगह जाके पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तमाम जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं दहशतगर्दी के वो हमारे पास है और पाकिस्तान बिल्कुल भी ये कोशिश ना करे कि करतारपुर राहदारी खुल जाने की क्रेडिट वो ले। लेकिन इस चीज़ को वाज़े करने के लिए कि कौन हक पर है और कहाँ से दहशतगर्दी और बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है, कल हमने देखा कि ISPR ने एक खुसूसी विजिट अरेंज किया तमाम ही फॉरेन डिप्लोमेट्स का एट दी LOC एंड दी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे बाकायदा ये सफारतकार उनकी मुलाकातें हुई, उनसे जान चुके कि उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों के तासुरात, लोगों के जज्बात क्या हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। और ये वो लोग हैं जिनके पास एक्सेस मौजूद है। अभी हमें नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम के बाद जो कि करीबन अब 100 दिन होने को आ रहे हैं, इस लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हक पर है, पाकिस्तान सच्चाई पे है, हम सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहे, हम फौरन सफारतकारों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको बाकायदा विजिट कराया गया है एंड दे वर एबल टू सी। सबसे पहले आपको इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय झूठ बेनकाब गैर मुल्की सुफरा और ज़राए अबलाग को LOC का दौरा करा दिया गया। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय आर्मी चीफ का मुबैना कैंप्स तबाह करने का दावा भी ऐसा ही झूठ साबित हुआ। करने वालों में चीनी सफीर जोंग जिंग, श्रीलंकन हाई कमिश्नर नूरुद्दीन समेत दीगर ममालिक के लोग भी शामिल थे। अगर कोई ना गया तो भारत का था। भारतीय हाई कमिश्नर ने शर्मिंदगी से बचने के लिए ना जाने में ही आफियत जानी। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी पर फेंके गए भारतीय तोप खाने के गोले, खोल और टुकड़े दिखाए गए। चीनी सफीर जोंग जिंग ने भारतीय गोले का एक टुकड़ा हाथ में उठाकर भी देखा। उन्होंने जोड़ा बाजार का दौरा किया, तबाहशुदा दुकानें, घर देखे जिन्हें भारत ने लॉन्चिंग पैड करार दिया था। वफ्द मकामी अफराद और दुकानदारों से भी मिला। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि भारतीय फौज ने 19 और 20 अक्टूबर को भारतीय तोपखाने से गोले आजाद कश्मीर की शहरी आबादी पर दागे। भारत ने 2019 में अब तक 2608 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की। गुज़िश्ता साल भारतीय फायरिंग से 58 शहरी शहीद हुए। भारतीय आर्मी चीफ का झूठा दावा बेनकाब हो चुका है। भारतीय सफारतकारों ने अपने आर्मी चीफ के दावे का दिफा नहीं किया। उनका कहना था कि पाक फौज फौजी रिवायात की मुकम्मल पासदारी करती है। पाक फौज सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय मोर्चों को निशाना बनाती है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान सच पर गामजन, छुपाने के लिए कुछ नहीं। क्या भारत भी सुफरा गैर मुल्की मीडिया को ऐसी ही रिसाई देगा? जी जनाब, क्या ऐसी ही रसाई दी जाएगी? आज़ाद मीडिया की बात की जाती है, सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेसी का दावा किया जाता है पूरी दुनिया में, और करतूत ये कि सिविलियन आबादी पे बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है। किस जोन में है जी भारत, ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम हक पर हैं तो इसकी रसाई भी दी गई। कल हमने देखा कि सुफरा को और बाकी लोगों को इस जगह का एक्सेस भी दिया गया। जो सच्चाई है, जो हकायक हैं, वो सबके सामने हैं। अब देखना ये है कि भारत इसके हवाले से क्या जवाबी कार्रवाई करता है। क्या वो इसी तरह का एक्सेस दे पाएंगे कश्मीर में बाकी सफारतकारों को, जर्नलिस्ट को? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये कहना हमें पड़े तो गलत नहीं होगा कि भारत के लिए अब एक तरह से एक चैलेंज भी है, जिसको देखते हैं कि वो किस हद तक पूरा कर पाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और कहा ये जाता है, हम सब का यकीन भी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। कई दफ़ा हमारी उम्मीद टूटती है, लेकिन फिर कोई नई उम्मीद जाकर हमें सहारा देती है। हमारे बहुत सारे मसाइल देरीना मसाइल हैं जिनसे आज भी हम नबर्द आज़मा हैं और कोशिश करते हैं कि इनका हल निकल आए। उसमें से कुछ माइक्रो इश्यूज़ भी हैं, कुछ मैक्रो इश्यूज़ भी हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कोट की जाती है, शेयर की जाती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो इट्स अ मैमथ प्रॉब्लम, जिसमें ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर का एक बहुत कलीदी किरदार होगा कि हुकूमत वक्त आगे आए और इन सिस्टम्स को बेहतर बनाए। लेकिन साथ साथ अपने तय हम क्या कर सकते हैं, हम पर्सनली अपनी एफर्ट्स क्या कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही इनिशिएटिव से आगाह करेंगे। इसका नाम है जी होप फॉर ऑल, एंड दिस हैज़ बिन पुट टुगेदर बाय कॉमोडोर महमूद रहमान साहब। सबसे पहले इसके हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। मस्बत तब्दीली के लिए कोशा होप फॉर ऑल, यानी उम्मीद सब के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कॉमोडोर महमूद रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव। माशाल्लाह पिछले 5-5.5 सालों से ये आपकी कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। सखर में बाकायदा एक लिटरेसी सेंटर है। इसके अलावा पार्टनरशिप्स आर इन प्लेस विद अ नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि इस्लाम एरियाज़ के करीब हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, वो अपने घर के करीब ही स्कूल में जा सकें। महमूद साहब, जब शुरुआत आपने की थी 5-5.5 साल पहले, तो मुझे बताया जाता है कि सिर्फ 5 अंडर सर्व कम्युनिटी के बच्चे थे, और फिर अब ये कारवां माशाल्लाह 300 बच्चों तक पहुंच गया। ये जर्नी आपके लिए कैसी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। मुझे बहुत मेरा ये पैशन था कि मैं गरीब, नादार और ख़ासकर यतीम बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब मैं मुलाजमत से फारिग हुआ तो मैं इस काम पे लग गया। 5 क्रिश्चियन बच्चों से हमने ये काम शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 से बहुत तजावुज़ कर गया ये नंबर। मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुश्किलात पेश आई, ख़ासकर जब हम किसी बच्चे को लेना चाहते थे तो उसके वालिदैन जो है ना, वो कहते थे कि नहीं, हमने इसे काम करवाना है। समझाते थे कि काम तो ये कर लेगा, लेकिन अगर ये कुछ पढ़ लेगा तो ये एक अच्छा शहरी भी बन पाएगा और उसके बेहतर मुलाजमत के मौके इसको मैसर आएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज आ गई है कि लोग खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जी इनको जो है ना हम दाखिल करना चाह रहे हैं। इसकी लेटेस्ट वो ये है कि लिटरेसी में हमने एक लिटरेसी सेंटर खोला है सखर में, न्यू पिंड एरिया में, जहाँ के जो हमारे अभी जो हमने एक NGO रजिस्टर करवाई है, उसकी हमारी प्रेसिडेंट हैं राबिया मिर्ज़ा, जो उसको लुक आफ्टर वहाँ पे कर रही हैं। छोटे छोटे वहाँ पे जैसे गडानी, बरोही, वो उनके बच्चे बच्चियाँ आते हैं, और वहाँ पे तो ये हालत है सिदरा के कि जो लोटा वो वॉशरूम में यूज़ करते हैं वही किचन में भी यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे। तो उनको ना सिर्फ हम तालीमी तरबियत दे रहे हैं, बेसिक हाइजीन, फिर उनकी मदर्स को बुला के उनको समझाया जाता है कि बाकी बच्चों की कैसे आप वो करें। तो इट्स नॉट ओनली एजुकेशन दैट वी आर कंसंट्रेटिंग। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ महमूद साहब के ये जो पार्टनरशिप्स आपकी इन प्लेस हैं, आपने कहा कि जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स हैं इस्लाम एरियाज़ के करीब, वहाँ पे इन बच्चों का दाखिला होता है, तो वो इनको सब्सिडाइज फ़ीस पे देते हैं, या आपने स्कॉलरशिप दी हुई है कि तालीमी ख़र्चा आपकी ऑर्गेनाइजेशन उठाती है और बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं?
जी, बच्चों की जो तालीमी अखराजात जितने भी हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, विंटर यूनिफॉर्म्स, समर यूनिफॉर्म्स, उनकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी विजिट्स वगैरह, ये सब कुछ हम लोग उसके अखराजात उठा रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ हमने थोड़ी सी नेगोशिएशन की है कि हमें स्कूल फीस में, ट्यूशन फीस में थोड़ी सी रियायत मिल जाए, और समझ लें कि हमें कम से कम 30,000 रुपए सालाना एक बच्चे का पड़ता है, क्योंकि अब एक ऑक्सफोर्ड की किताब 1800 से 2,000 रुपए की आती है। अगर अब तो वो अखराजात काफ़ी हैं। पहले मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि जब मेरे 15 बच्चे थे तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 300 हो गए, तो हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ये सारे मिलके वो मदद कर रहे हैं, और ये जो है ना, ये कारवां चल रहा है। एक दफ़ा फिर बल्कि तमाम देखने वालों से जो मुखैर अफराद हैं और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, होप फॉर ऑल का पेज आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं। इट्स अ रजिस्टर्ड NGO नाउ डूइंग सम ग्रेट वर्क, फैंटास्टिक वर्क। इनकी क्रेडिबिलिटी पिछले 5 सालों से है। आप इनके साथ इस कारवां में इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। महमूद साहब, थोड़ा सा क्योंकि इसमें समाजी हक़ाइक़ भी बहुत सारे हैं, वो समझने की कोशिश करना चाहूँगी। एक तो बड़ा ऑब्वियस सा रीज़न है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे कमाई पर लग जाएँ, कहीं मुलाजमत करें, कहीं छोटू का काम करने लग जाएं, एंड दे विल अर्न मनी। लेकिन क्या उनमें ये यकीन मौजूद है कि अगर ये बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी? यानी क्या वो उसमें कोई इंसेंटिव देखते हैं? डू दे सी दैट एज समथिंग दैट दे एस्पायर टू डू? जी, सही कहा आपने। ये वालिदैन को ये बावर कराने की भी हम कोशिश करते हैं, और ये सिर्फ देखें हुकूमत का काम नहीं है। मैं अक्सर जब जाता हूँ ना वर्कशॉप्स वगैरह में, उसमें मैं फराज साहब का एक शेर ज़रूर अपनी उसमें कहता हूँ कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सो वी आर डूइंग आवर बिट विद द होप कि बाकी जो है ना पीपल विल फॉलो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखें सिदरा, मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर हम लोग तालीम को टारगेट करेंगे ना, तो इस मुआशरे में बेहतरी आएगी, लोगों को हुकूक पता चलेंगे। मैं आपको अपने इदारे की एक छोटी सी और मिसाल दूँ। पिछले साल 1 साल की नेगोशिएशंस मेरी एक मदरसे से चल रही थी। मैं वहाँ के कारी साहब को ये कहता था कि इन बच्चों का हक नहीं है कि ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। इनमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, CSS ऑफिसर्स बने, तो फिर कहीं जाके वो माने। अब वो बच्चे मदरसे के पहले 43 थे, 43, अब अल्हम्दुलिल्लाह 51 हो गए। वो सुबह रोज़ाना जो है वो कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं, 8:15 बजे वो अटेंड करते हैं स्कूल, 1:30 बजे उनकी छुट्टी होती है, वापस आके वो फिर अपने मदरसे की उसमें चेंज करते हैं। बल्कि शाम को अब उनकी स्पोर्ट्स और वो भी शुरू करा दिए, जो आप यकीन माने कि उन बच्चों की परफॉर्मेंस नॉर्मल बच्चों से कहीं बेहतर है। आपने तब्दीली क्या देखी उनमें, जब उनके मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ जब उनको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लेके आए, उनकी अपनी शख्सियत में, पर्सनालिटी में आपने क्या चेंज देखा? सिदरा, में 2 बच्चे, छोटे यतीम बच्चे थे। मैं अगर आप उनकी आंखों की चमक देखती ना जब वो और बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि पहले वो मदरसे के बच्चे हसरत की निगाह से देखते थे कि उनके सामने एक स्कूल है जिसमें के बच्चे कोट पैंट टाई पहन के, और ये जो है मतलब बैठे हुए, उनको अपना मुस्तकबिल ही नजर आता था कि मैंने पढ़ लिख के क्या करना है, मैंने मस्जिद की इमामत करनी है कहीं। अब मैं मानता हूँ कि दीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में दुनियावी जो है ना वो भी, यही बच्चा जो हाफिज कुरान हो, इस्लामी तालीमात से बहरा हुआ हो, और वो साथ में एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, in my opinion I'll reckon that he will be a much better citizen, much better human being। तो आपकी जो ये कॉन्वर्जेशन हुई, जैसे आपने कहा कि मदरसे ने पहले तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया है, क्या आप वो वक्त भी देखते हैं जब हमारे मदारिस में ये जो दुनियावी तालीम है, या इसको कहना चाहिए लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, इसके कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे? आप समझते हैं कि ये इंटरवेंशन हो सकती है? जी ज़रूर हो सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मदारिस में ये जो बाकी साइंसी मज़ामीन हैं इसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखें ना हम सिर्फ दीन की वो पकड़ के रह सकते और ना हम कहते हैं कि दीन को छोड़ के दुनिया को। वी हैव गॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस। महमूद साहब, अगर हम तारीख की तरफ देखते हैं तो तमाम साइंसी मज़ामीन जो दुनिया के हैं उसके बेसिस में आप देखेंगे कि इस्लामिक स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का हिस्सा है। चाहे आप फिज़िक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, और जब दीन की समझ होती है, जब हम कुरान हकीम को तहकीक के साथ पढ़ें, उसकी तफसीर के साथ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कई सुराख तो आपको वहीं से मिलते हैं। आज जिस तरह
कहा जाता है, चाहे आप सूरज और चांद की मूवमेंट की बात कर लें, चाहे शिकम में होने वाले कुछ अमराज की बात कर लें, सबका हवाला, सबको समझने का जो सिरा है वो दीन हमें बड़ी खूबसूरती से देता है। सही कहा आपने, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसको आप देखें कि अगर हम दुनियावी यानी साइंसी तालीम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो और दीनी तालीम भी नहीं देंगे तो वो जो बैलेंस है वो नहीं आ पाएगा। आपने सही फरमाया, हमारे पुराने आप उठा के 12वीं 11वीं सदी के जो मुसलमान साइंसदान थे, अभी नासा जिन चीज़ों पर रिसर्च कर रही है, फॉर कॉस्मोलॉजी, अगेन इट्स वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स, तो वो चीज़ें बहुत पहले उन्होंने बताई थी कि हालांकि अब तो वेस्टर्न मीडिया उनके नाम चेंज कर रहा है, जैसे या चेंज कर चुके हैं। सितारे जैसे अल सुहेल एक बहुत खूबसूरत, बहुत चमकदार सितारा है, उसका नाम उन्होंने चेंज करके सीरियस चैनल रख दिया है। इस तरह बाकी वो, लेकिन उनकी काविशें जो मुसलमान साइंसदानों की थी वो तो अपनी जगह पे हैं, जो उन्होंने वो मूवमेंट्स बताई थी, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता नासा विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे आर ट्राइंग टू प्रूव। सीरियस तो जी बड़ा पुराना एक उसका कदीमी नाम है, जिस तरह के हम देखते हैं कि पेगन ज़माने में उसको पूजा भी जाता था, और ख़ास एक टाइम आता है अगस्त के महीने में जब उसके लिए बड़ी वो की जाती थी, यानी परस्तिश जब उसकी करते थे तो उसके लिए बाकायदा उसके इवेंट्स होते थे। लेकिन तभी अल्लाह ताला ने सूरह नजम में बाकायदा इसका जिक्र करते हुए कहा है कि सीरियस का भी जो माबूद है, जो खुदा है, वो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। महमूद साहब, इट वॉज़ अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, और हम एक दफ़ा फिर हमारे देखने वालों से ये अपील करना चाहेंगे कि मुखय्यर अफराद आगे आएँ। होप फॉर ऑल इज़ अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। पिछले 5 सालों में हम देख सकते हैं कि 5 बच्चों से शुरुआत करके अब 300 प्लस बच्चे, बहुत सारी पार्टनरशिप्स इन प्लेस, ऑल्सो स्पीकिंग टू मदरसास, ताकि वो अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। सखर में बाकायदा लिटरेसी सेंटर को करना, और एम्बिड अब इतना बढ़ा लेना कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं की जा रही, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट की भी, कम्युनिटी सेंटर्स की भी। वो लोग जो हु हैव परहैप्स मिस द बस, कि उनकी वो उम्र नहीं है कि वो प्राइमरी हैं, और लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना चाहते हैं, कोई हुनर सीखना चाहते हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, तो उनके लिए भी होप फॉर ऑल में यकीनन उम्मीद की एक किरण है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ये प्रूव कर दिखाया है अनस हबीब ने, जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्जाम्स में पोजीशन ली है। आइए सबसे पहले इनके बारे में आपको एक पैकेज दिखाते हैं। ज़बरदस्त जी, और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अनस हबीब से। उनके वालिद साहब मोहम्मद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी बहन हिना भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटे ने आपका ख्वाब पूरा किया है। मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपकी वाबस्तगी अखबार से रही है इतने अरसे से, तो क्या आप इनको बचपन में कहते थे अखबार पढ़ा करो, इससे मुताला किया करो, दुनिया का पता चलेगा, वोकैबुलरी अच्छी होगी? ये कहा, और कम से कम अखबार कुछ पढ़ लेता है, और ये है कि इसको ज़्यादातर वो अपनी तालीम के ऊपर ही तवज्जो दे रहा था कि मैं अंदर पोजीशन ही आऊँ। आपका हाथ बटाते थे काम में? नहीं, अनस नहीं, आपने कहा कि हमने कहा कि खाली पढ़ाई, क्योंकि इसकी वालिदा और मैं हम यही चाहते थे कि खाली वो पढ़ाई पे ही तवज्जो दे। सही, वो कम से कम आता रहे, क्योंकि माशाल्लाह ये हर जगह पोजीशन ही लेता हुआ। माशाल्लाह। अनस, पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे ये बताओ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज का दाखिला हो गया है, किस फील्ड को परसू करने का इरादा किया है? मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में दाखिले लिया, एडमिशन लिया ताबानीस कॉलेज में, और इंशाल्लाह सीए करने के बाद सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन, और फिर इंशाल्लाह सीएसएस। ज़बरदस्त। तो पब्लिक सर्विस में, सिविल सर्विस में आने का इरादा है? जी। इसकी कोई ख़ास वजह?
बचपन से ये शौक था कि मुल्क की खिदमत करूं। पहले तो ख्वाहिश थी कि फ़ौज में आके करूं, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिश जो थी वो चेंज हो गई डॉक्टर्स में, और फिर एंड में डॉक्टरी से चेंज होके तो पढ़ाई में माशाल्लाह तुम्हारी पोजीशन आई है, तो तमाम ही सब्जेक्ट्स में तुमने अच्छा परफॉर्म किया। कोई ख़ास सब्जेक्ट जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो? अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि पहले यही सब्जेक्ट था जो मुझे, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मुझे इस सब्जेक्ट से थोड़ा चिढ़ होती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसा सब्जेक्ट होगा, रफ सब्जेक्ट होगा, कैसा होगा। तो फिर मेरे टीचर थे सर इमरान, उन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मुझे हर चीज़ डबल ट्रिपल दफ़ा बताई और हर चीज़ को रिपीट किया, हर चीज़ को रिवाइज करवाया, और ये वजह है कि आज मैं अकाउंटिंग में मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस सेंस में। फर्स्ट ईयर अनस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट ऐसी है जिस पे तुम्हें मीडिया अटेंशन मिली, लोगों ने इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया, उस वक्त भी कवरेज के लिए पहुँचे, पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह तुमने फर्स्ट पोजीशन ली है। लेकिन बार बार साथ में ये जिक्र भी किया जाता है कि यू कम फ्रॉम एन अंडरसर्व्ड बैकग्राउंड, यानी जो बहुत ज़्यादा हम कहें कि माली मुस्तहकम नहीं थे। इस बात की कभी तकलीफ़ या इस बात पे कभी गुस्सा आता था माजी में? कभी कभी ऐसा होता था, जैसे कोई मतलब फ्रेंड्स कुछ जगह जा रहे हैं, कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जैसे पार्टीज हो गई, तो कभी ऐसा लगता था कि यार कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। लेकिन फिर ये होता था कि सोचता था कि यार पेरेंट्स ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो क्या इतनी कुर्बानी हम नहीं दे सकते। और जब माली मुश्किल आती थी, जब, क्योंकि अक्सर आप देखिए बच्चों को ख़ास तौर पे, आप उनको क्या कहना चाहोगे जिनके घरेलू माली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और वो इसी बात में, इसी सोच में कहीं ना कहीं रह जाते हैं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाकियों का मुकाबला नहीं कर सकते, बाकी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, उसके बाद कभी ये ख्याल दिल में आया था? देखें, इससे रिलेटेड ये बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था बहुत दफ़ा, और ये थी कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि डिमोटिवेशन भी हो जाती थी इसकी वजह से। लेकिन देखें, जब आप डिमोटिवेट होने लगे ना, सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि आपके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके कुर्बानियों को अगर गिनना शुरू करेंगे, उनकी कुर्बानियों का एहसास करना शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी यही डिमोटिवेशन आपकी मोटिवेशन बन जाएगी और आपको कामयाब होने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। एब्सोल्युटली, यानी उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये तकलीफ़ या ये एहसास आपके दिल में हो रहा है, उसको डाइवर्ट कीजिए टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। हिना हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, आपने भी माशाल्लाह इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और जिस तरह के बहन भाइयों में है कुर्बानी ये देनी पड़ी वालदा की वजह से, अब आप घर में रहती हैं, तालीम को आगे परसू नहीं किया, तो जब भाई को देखती हैं कभी ये दिल में ख्याल आता है कि काश मैं लड़का होती तो मुझे भी मैं भी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होती, घर में कोई और दूसरी बहन देख रही होती? ये कि आज तो हो रहा है, कभी कभी होता है। हाँ, अच्छा, जी, लेकिन प्राइवेटली कुछ नहीं करना चाहोगी अगर घर में रह के तुम कर सको, बैचलर्स या कोई चीज़ आगे परसू? ये कि अभी फिर इसके ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ेगी, घर का भी थोड़ा सा है। हाँ, तो इसकी वजह से फिर नहीं कर सकती। सही सही। आप क्या बहनों को कहते हो, क्योंकि बहनें आपकी वजह से कई दफ़ा बैक सीट ले रही हैं ना कि अच्छा नहीं, एक पढ़ ले, हमें बाकी जिम्मेदारियों को देखना है। इस अप्रोच को, इस चीज़ को, यानी सिर्फ आपने वालिदैन का यहाँ पे जिक्र किया, बहनें भी कुर्बानियाँ दे रही हैं आपके लिए? अनस, कुर्बानी मैं जितने मतलब मेरे घर वालों ने जितनी कुर्बानियाँ दी ना, मैं तो माँ बाप की तो कुर्बानियों को मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि उन्होंने तो मतलब इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने दफ़ा वो, मुझे पता है कि कितनी दफ़ा वो रोए हैं, कितनी दफ़ा रातों को रोए हैं, मुझे पता है। क्योंकि इनको ऐसा पता नहीं होता था कि अनस को पता है, लेकिन मुझे पता होता था कि मेरे माँ बाप ने रात में रोए, कुछ भी है मुझे पता होता था। नहीं, उसकी वजह क्या बनती थी? कभी अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती थी वो, या किसी की बात कभी कोई मैं जिद कर लेता था कभी कभार, लेकिन फिर एहसास होता था यार मैंने गलत जिद की है, तो फिर मैं बोलता था सॉरी अब मैं नहीं करूँगा आज के बाद जिद, इस तरह करके मैं खुद ही कर लेता था। और जहाँ तक बहनों की कुर्बानी हो, तो उनकी कुर्बानियाँ माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा बहनों की कुर्बानी, क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे, जब मैं कभी कभार ऐसा होता था रात में जाग के पढ़ना है, तो मेरी बहनें जागती थी मेरे साथ और अपनी नींद सोती नहीं थी, मतलब सुबह मेरे साथ ही उठ जाती थी वो, तब मैं तो अपनी नींद मैंने कम कर दी थी, तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन बहनें तो घर में काम नहीं कर रही थी। सबकी एक बंदे की नहीं, पूरे कुनबे की मेहनत है और अनस को इस बात का एहसास भी है। हबीब साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे अनस ने आज कहा कि कभी कभार ये ज़िद करते थे तो खुद ही इनको फिर एहसास होता था कि नहीं, इससे मेरे वालिदैन को तकलीफ़ हुई है, लेकिन कभी अगर बच्चा है ज़िद कर ली या तल्ख हो गया, उस वक्त आप क्या सोच रहे होते थे, कैसे इसकी रहनुमाई करते थे? मैं ये सोचता था कि काश मैं भी अपना पूरा कर सकता। हाँ। लेकिन हमारी मुश्किलात और ये वगैरह की वजह से हम खामोश हो जाते थे और बेटे को समझाते थे। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है
कि उसने एक ये 2 मरतबा ही किया हुआ, उसके बाद आज तक उसने फिर उस चीज़ पे कोई भी जिद नहीं, आपका की बेटा बहुत समझदार है, बेटी भी बहुत समझदार है, और ये आपकी मेरे ख्याल में नेकियां हैं और अच्छे कर्म हैं जिसको हम देख सकते हैं कि दे आर सो ओबीडियंट एट द सेम टाइम, और एहसास है, ये कंपैशन होना कि हमारे माँ बाप ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने उनकी इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना। आई थिंक अ मॉडल सन फॉर एवरीवन। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन अनस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कामयाबियों का सफ़र इसी तरह चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी और ढेरों कामयाबियां मिलेंगी। आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद होने का। अब बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। और लोगों से एक्सपोजर के बाद तो फिर मैंने अदीबा के साथ उससे डिस्कस किया कि यार अदीबा इज योर बेस्ट फ्रेंड? या शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड को-फाउंडर एज वेल। अदीबा, आपने इनको तो खैर एक वेकअप कॉल मिली, डिड शी ब्रिंग अप द आइडिया या आपने भी नोटिस करना शुरू किया कि मैं अपने पेज के थ्रू भी काफ़ी लोगों से बात करती थी, लेकिन मसला ये था कि मैं कही थी कि अकेले स्टार्ट करें या आगे बढ़ भी पाएगा लोग कुछ, क्योंकि कुछ से बात करो ना तो कुछ लोग शेयर करने में मसला होता है, तो कहते थे हम नहीं शेयर कर सकते, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, ये सब। तो फिर मैंने कहा कि हम एक प्रॉपर स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोग्राम जिसमें लोगों को यकीन हो कि हम उनकी प्राइवेसी इंश्योर्ड है, सब कुछ है, और वी हैव साइकोलॉजिस्ट के जहाँ How do you ensure privacy and how do you ensure that the information that they share with you will not be leaked, will not be misused? इसका आप कैसे इंश्योर करते हो? हमारे जो एक काउंसलर है, फॉर एग्जांपल हमारी पूरी काउंसलिंग टीम है माशाल्लाह से, तो अब एक काउंसलर अगर एक बंदे से बात कर रहा है तो दूसरा काउंसलर या हम, इवन हम दोनों फाउंडर्स भी जाके उनकी चैट नहीं पढ़ते, वो उनकी ही प्राइवेसी है, वो 2 बंदों में बात रहती है, और अगर हमारे उस काउंसलर को लगे कि सीरियस मैटर है वो खुद ही कनेक्ट कर देता है साइकोलॉजिस्ट से, हम कुछ नहीं करते उसमें। लाइक हम लोग जाके ना उनको सजेस्ट करते कि इस बंदे को ऐसे बात करो, वो उन दोनों का आपस का मामला होता है, तो वहीं वो बात खत्म हो जाती है। So when did you join the team and why? मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, क्या नाम, नहीं 7 महीने हो गए हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स थे यूनिवर्सिटी में, जब हम लोग मिले तो हम लोग वैसे ही बात करते। मैं काफ़ी इंस्पायर थी मुस्फिरा से जब उसने मुझे अपना आइडिया बताया, और वो ऑलरेडी उस पर काम कर रही थी, तो फिर जाहिर है मैंने भी सोचा, मैंने भी देखा कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी था इंटरेस्ट इस चीज़ में, तो फिर मैंने भी काउंसलिंग टीम की मेंबर हूँ मैं, तो मैं उस तो काउंसलर्स को तो बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, गुड लिसनिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। यू ऑल यंगस्टर्स योरसेल्फ, कभी कभी ऐसा होता है कि यू फील पुश्ड कि मैं इसका फ़ौरन जवाब दूँ एंड आई शुड पॉइंट आउट टू दिस पर्सन टॉकिंग की गलती आपकी है। ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि क्योंकि वो नेगेटिविटी में होते हैं, वो पॉजिटिव होना ही नहीं चाह रहे होते हैं फिर, लेकिन हम लोगों का यही था कि हम लोगों को पेशेंस के साथ उन्हें डील करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लोग नहीं होते, काफ़ी सीवियर केस होता है, फिर हम उनसे ही पूछते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट से रेफ़र करना चाहेंगे, तो हम उन्हें डायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा, दिस इज़ अ कंपैरेटिवली ईजियर केस जिसकी बात यहाँ पे उसवा कर रही हैं, जिसमें कोई शख्स बात कर रहा है और वो सिर्फ नेगेटिव है। राबिया, कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स दे नॉट रेडी टू ओपन अप, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दे इवन रीच्ड आउट टू यू, लेकिन असल मसला क्या है या उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी आप बीती क्या है, व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड टू देम, दे आर नॉट फुली कॉन्फिडेंट कि वो उसको डिस्क्लोज कर सकें? एक्चुअली आई एम मैनेजिंग द फेसबुक पेज टॉक टू हेल्प का। तो होता क्या था कि अक्सर डीएम्स मैं चेक कर रही होती हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़ौरन से कह देते हैं कि नहीं हमें काउंसलर नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट आप साइकोलॉजिस्ट के पास भेजो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आधी बात बता के कहते हैं नहीं हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हम ओपन नहीं कर सकते आपसे, हमें यहाँ इस किसी एक काउंसलर के पास भेज दो। तो ऐसा होता है हमारे पास, बट ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई आपको नहीं बताना चाह रहा, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी बंदे को वो जितनी बात बता रहा है ओके, वो हो सकता है। There's no judgment. Like basically the idea is कि आपको एक ऐसा safe environment मिले where you can actually slowly and gradually gain the trust and confidence कि आप बात करो। मुस्फिरा, कभी ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट अकाउंट है, और मैं ये नहीं कहती कि झूठ बोलने की नीयत से, लेकिन गलत बयानी इसलिए हो रही हो बिकॉज वही गिल्ट एंड शेम है, आई कांट टेल एवरीथिंग। सेकेंडली, कई दफ़ा लोगों ने इसको अपना कोपिंग मैकेनिज्म भी बना लिया होता है, वो अपनी एक तकलीफ दे मेमोरी को इस हद तक ब्लॉक करते हैं दैट दे काइंड ऑफ फॉरगेट अबाउट इट। सो हैव यू हैड एनी अकाउंट्स और एनीबडी जो एक तरह से गलत बयानी हुई हो या उनका जो पूरा दे शेयर्ड विद यू इज़ नॉट एंटायरली ट्रू? हम एक्चुअली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना करें, लेकिन हम लोग किसी को जज तो नहीं कर सकते, हमारा बेसिक वही ये है। लेकिन अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है, यानी नॉट
एक्चुअली फैक्चुअली स्टेटिंग कि क्या हुआ है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, वो ओपन अप पूरी तरह से नहीं कर सकता या उसने उसी चीज़ को अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया, तब आप लोग क्या करते तब हो? हम उसको उसके हिसाब से समझाते हैं, क्योंकि ताकि जितना बता रहे हो उतना समझाते नहीं, हैं। क्योंकि ताकि उसको ये ना लगे कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ या मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम उनको अटेंशन दें, हम उनसे बात करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने फ्रेंड्स के बाद ओपन अप नहीं होते, क्यों? उनको जजमेंट का डर होता है, क्रिटिसिज्म का डर होता है, तो वो हम नहीं दे रहे हैं। हम अगर आप हमसे झूठ भी कह रहे हैं ना कि भाई एक्सीडेंट हो गया, झूठ है, तो हम आपको समझाएंगे कि अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप झूठ भी करें कोई बात नहीं, हम आपको झूठ में आपको समझा देंगे, you know, because what you need is attention at that time. Adiba, common प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स उनको समझ नहीं आता, वही बात कह रहे होते हैं कि भाई सब कुछ तो प्रोवाइड किया है, बेहतरीन स्कूल में जा रहे हो, अच्छी गाड़ी है, आउटिंग्स भी करते हो फ्रेंड्स के साथ, जो हम कर सकते हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. व्हाई आर यंग पीपल फीलिंग सो डिप्रेस्ड एंड एंशियस एंड स्ट्रेस्ड दीज डेज? आपने एक बात कही कि सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन जो बच्चे को चाहिए वो तो ही ना प्रोवाइड करो. लाइक मोस्टली कुछ वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो पूरा दिन बाहर होते हैं घर से, बच्चे को अटेंशन चाहिए. एक एज होती है, एज टाइम पीरियड होता है जब बच्चे को अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, फोकस चाहिए कि आप वो स्कूल से आए, आपके पास बैठे और सारे स्कूल की कहानी बताए कि क्या क्या किया, ये सब. वो मामा पापा नहीं सुन रहे होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स, ऐसा होता है. तो जिसकी वजह से बच्चा ना अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है, और जिसकी वजह से फिर मसला होता है और कनेक्शन प्रॉब्लम होता है. मुझे बताएं कि काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट वेरी सीरियस बिजनेस, तो इवेंचुअली अगर आप कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हो जहाँ पे मसले बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग करने की ज़रूरत है, डू यू रीच आउट टू देयर फैमिलीज एंड लेट देम नो दैट दिस इज़ व्हाट द यंग पर्सन इज़ गोइंग थ्रू? नो, हम साइकोलॉजिस्ट के हैंड ओवर कर देते वो केस, और फिर वो उनके आपस का होता है कि साइकोलॉजिस्ट को अगर लगता है तो वो फेस टू फेस 1 by 1 भी बुलाने के लिए रेडी हो जाती है, और फिर वो डील करते हैं हम. क्योंकि हमारा मैटर उनके पेरेंट्स को शेयर करेंगे तो फिर वही मसला हो जाए ना, मसला हो जाएगा कि भाई वो आगे जाके कहेंगे कि आपने प्राइवेसी वगैरह मसला हो जाएगा. थैंक यू सो मच मुस्फिरा एंड अदीबा, उसवा एंड राबिया फॉर बीइंग हियर. आई थिंक वी नीड मोर ऑफ सच सॉल्यूशंस. या यंग पीपल पायनियरिंग एन एग्जांपल एज वेल एज अ सॉल्यूशन फॉर अ वेरी वेल स्प्रेड प्रॉब्लम. अगर आप एक यंगस्टर हैं, आप चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट पहला स्टॉप मिले, सो टॉक टू हेल्प बिकॉज टॉकिंग रियली हेल्प्स. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी मसले में इतने उलझ गए हैं that you need that attention, you need somebody else to look through your problems, then they are the right people to go for it. They're on Instagram, on Facebook पे इनका ग्रुप भी है, and I wish them all the very best. Thank you girls for being here. इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. We'll be right. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बड़ा ही अहम सब्जेक्ट. कॉल कीजिए, हमें बताइए अगर आप इससे यू नो इट मैटर्स इन योर लाइफ एज वेल. जहाँ भी यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि उनका सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. लेकिन कल मैं देख रही थी कि कई दफ़ा ये बात की जाती है कि एग्जैक्टली बच्चे ऑनलाइन कर क्या रहे हैं. हमें लगता है कि वो कोई अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे प्लेइंग गेम्स, जिसको हमने अब राशन आउट करना शुरू किया. पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने 5 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटा गेम खेल लो. लेकिन इवन दैट 1 hour ऑफ अ गेम कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो बहुत वायलेंट गेम्स होती हैं. वायलेंस का मैं इसलिए भी जिक्र करूँगी क्योंकि माशाल्लाह हर तरफ प्रेवलेंट है. आजकल जो मूवीज़ आपको ऑनलाइन नज़र आ रही हैं, जो सिनेमाज में लग रही हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों की ये खुशनसीबी रही है कि आपने जोकर मूवी देखी है. एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम डिस्टर्बिंग वायलेंस इज़ ऑल अराउंड अस, और इसका एक ज़रूर असर पड़ रहा है शख्सियत पे भी, लोगों के जहनों पे भी, ख़ास तौर पे नौजवानों के जहनों पे. आज इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जिनसे मैं कोई भी इशू डिस्कस कर सकती हूँ, समाजी हो, नफ्सियाती हो, कोई और इशू हो, इसलिए क्योंकि ये सारे मेरे दोस्त हैं. और आज भी हमने सोचा कि एक बड़ी अच्छी सी कॉन्वर्जेसन के साथ प्लान की जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मॉजूद हैं सलमा ज़फ़र जी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके? आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं नाजिया शहबाज, बिहेवियरल कंसल्टेंट हैं, एंड यू आर ऑल्सो अ मॉडरेटर ऑफ एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर वजाहत भी हमारे साथ मौजूद हैं और हर तरीके से मेडिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली इस इशू को एनालाइज करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. सलमा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे. वायलेंस, साइलेंट रहो वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी, लोग कहते हैं. ये इतना इंतशार क्यों है माशरे में? देखिए, मुझे तो लगता है जैसे वजह ढूंढ रहे होते हैं. हाँ, ठीक है.
और जहाँ तक हमने बात आज के टॉपिक के हिसाब से कि सोशल मीडिया या कुछ भी, मैं तो घर के माहौल के ऊपर भी बात करूँगी। जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाव में रखेंगे, मना करेंगे, बात ना करेंगे, वो कहीं ना कहीं चीज़ निकलती है। लेकिन इसी तरह इसी चीज़ को अगर ज़रा ऐसे ले लें कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय, उन पे चेकआउट रखने के बजाय, अपने आप को ज़रा थोड़ा कंफर्ट जोन ज़्यादा देने के बजाय आप उनको जो छोड़ देते हैं कि हाँ जी ओके गेम खेल रहे हैं। आज आप जिस माँ को देखें, हमारी यंग मदर्स जितनी हैं, उनके बच्चे बेबी टीवी लगा के बैठे होते हैं, वो खाना ही नहीं खाते, मेरा ख्याल है वो सोते ही नहीं है बगैर बेबी टीवी के। इवन ये कि मैंने तो ये देखा अगर ग्लास की बड़ी मतलब मुश्किल चीज़ है, ग्लास का डाइनिंग टेबल है तो उस पर उल्टा करके रखा हुआ था कि वो नीचे उसमें है क्रिब में और वो उधर से देख रहा है। मतलब यार सीरियसली आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं? जब आप माँ हैं या पेरेंट हैं, अब दोनों की बात करूंगी, तो आपका बहुत ज़्यादा इस पे मतलब आपके ऊपर एक फ़र्ज़ लागू होता है। जहाँ तक इंतजार है, आप अगर आप, और ये खाली हम सोशल मीडिया को भी नहीं कहेंगे, लेकिन आज हम उस पर बात करें, लेकिन अगर आप घर में एग्रेसिव हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है और बातचीत है और आप बात बे बात एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे आपका मूड ख़राब है, तो बच्चे वही चीज़ें सीख रहे होते हैं। सो हम ये कहते हैं कि वायलेंस सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो गेम्स में नहीं देख रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं। आपके नॉर्मल हो गया है कि ड्रामे, मूवीज़, उसके अंदर आप एक दूसरे पे हाथ उठाना, बुरा भला कहना, द काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट बीइंग वेरी वेरी वायलेंट। आप क्या कहेंगी नाजिया? ये हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ गए या आपको सडनली एक्सप्लोजन नज़र आता है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इन्वाइट किया, और दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि गेम्स जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों के लिए बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, अगर हम, वही बात है कि लिमिट में रहते हुए करें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है और बच्चों की लाइक जो अच्छे गेम्स, जिनको हम अच्छे गेम्स में इंक्लूड करते हैं, तो उनसे बच्चों के लिए वो प्रोडक्टिव हैं, हेल्पफुल हैं। बट यहाँ पर मैं आई थिंक मौलाना रूमी का ही कॉल है कि कोई भी चीज़ अगर अपने एतदाल से बाहर होती है तो वो जहर बन जाती है। सही। तो अब वो चाहे वो गेम हो, कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ एग्जेसिव गेम जो है, अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया मिस सलमा ने, कि बच्चे हर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ बच्चों के मामले में तो ये भी सुनने में आता है कि वो खाना नहीं खाते उसके बगैर, सोते नहीं है जब तक हाथ में मोबाइल ना हो और गेम्स ना खेल रहे हो। तो ऑब्वियसली फिर तो उसके नुकसानात होंगे। पर डॉक्टर बजात, वायलेंस इज द न्यू नॉर्म। यानी लोग कहते हैं ना, हमारी खबरों में देखें, हम कहते हैं फलानी जगह एक्सप्लोजन हो गया, एक्स नंबर ऑफ पीपल डाइड, एक्स नंबर ऑफ पीपल आर इंजर्ड। फिर इसी तरह अगर हम वेस्ट की भी बात कर ले, जहाँ पे गन्स आम हैं, हाई स्कूल शूटिंग्स आर अ वेरी नॉर्मल थिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड। और वहाँ पे वो शख्स, और मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड वाला वाक़या हुआ था, उन्होंने तो बाकायदा उसको फेसबुक पे लाइव करता हुआ वो शख्स जा रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग एट अ वीडियो गेम। तो ये वीडियो गेम, जैसे नाजिया ने कहा कि शायद आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, ये तो बाकायदा हंटिंग ग्राउंड दिखाता है ना, जिसमें आपने ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारना है। वो बड़े एक वायलेंट अंदाज में ब्लड पोर गश आउट करते हुए मरते भी हैं। हमने इतना दिखा दिया है कि वो हमारे लिए नॉर्मल है। देखिए, कोई भी चीज़ एज के हिसाब से सही होती है और एज के हिसाब से गलत होती है। अगर आप 18 साल से छोटे बच्चे को आप 22 साल की चीज़ दिखाएंगे जो कि बहुत अच्छी हो, वो भी गलत है। और अगर आप 10 साल के बच्चे को 18 साल की चीज़ दिखाएंगे चाहे वो बहुत अच्छी हो, तो भी गलत है। खूबसूरती यह है कि उम्र के साथ आपने उसको क्या दिखाना है और फिर कितनी मिकदार में दिखाना है। अच्छी और बुरी चीज़ का कोई चीज़ नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन के साथ उसकी वैल्यू का पता चलता है। अगर आप वायलेंट गेम्स दिखा रहे हैं 10 साल के छोटे बच्चे को, जिसमें गन दिखा रहे हैं और गन में से जब वो शूट करते हैं तो ब्लड निकल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी तो वैसे ही लो होती जा रही है। जो ब्लड के लिए है, जो उसका जो कॉग्निशन है, वो उस तरीके से हट रहा है। जो एक इंटेंसिटी होती है बच्चे को देख के, जो एक एड्रेनलिन रश करता है, एक उसको देख के डर लगता है। जब वो बच्चे की 17 साल तक की चीज़ें मर जाती हैं, तो फिर उसके अंदर जो बागी केमिकल्स जन्म लेते हैं, जो जवानी की केमिकल्स हैं, उस वक्त वो चीज़ों को वो हैंडल करना शुरू कर देता है। फिर लम्हा फिक्रिया ये कि जो हमारे माशरे में हो रहा है, उसको वो तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट करने का मौका भी पूरा मिल जाता है। बात तो ये है, चाहे वो गरीब बच्चा हो चाहे वो अमीर बच्चा हो, जिसने नेचर बनना है उसने बनना है। अच्छा, इससे जो बहुत अर्ली एज में हमारा एक्सपोजर है, इस पे भी बात करेंगे। वैसे तो हम सारे जी टॉम एंड जेरी देखते हुए बड़े हुए हैं। वो सर पे मारता भी था तो गिरने के बाद भी, और इतने डायनामाइट से उड़ने के बाद भी वो खड़ा हो जाता था। तो वी रियली डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? मैं मिस ये अर्ज करूंगा उन वालिदैन से कि जो मैं अक्सर देखता हूँ
कि अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चे को मोबाइल दे देती हैं और कोई गेम लगा के दे देती हैं कि ये वाला गेम खेलें, ये खेलें, ये खेलें। तो हम अपने बच्चे को खुद आग में फेंक रहे हैं। उसकी नजर का मसला, उसका हर चीज का। भाई ने बात की कि जी 10 साल वाले बच्चे को 18 साल, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा। बात यह है कि जब एक आदमी शुरू से ही वो मारदार देख रहा है, फायरिंग देख रहा है, हर चीज कर रहा है, फिर वो घर से वो छोटे मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है तो गेम जोन में चला जाता है। और वो गेम जोन में तो अल्लाह माफी दे अंधेरा होता है और एक दो दोस्त आपस में खेल रहे होते हैं, बड़ा मतलब एक अलग ही वो होता है। वहाँ बच्चे की सोसाइटी भी गलत शुरू हो जाती है, वो म्यान पीरी गुटके में भी शुरू हो जाता है, मैंने देखा कि सिगरेट में भी शुरू हो जाता है। तो मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो पहले स्टेप पे उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए शोर कर रहा है या रो रहा है तो उससे बैठ के उससे बात करें, उसके साथ कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी वैलिड। सलमा जी, बहैसियत एक मदर के, आपके भी बेटे हैं, किस एज में कभी बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की कि कोई टॉय गन लेनी है? हम देखें 2 साल के बच्चे के लिए भी टॉय गन मौजूद है आज पाकिस्तानी मार्केट में। अच्छा, सारी चीज़ें इकट्ठी बताती हूँ। मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी और क्योंकि लोग फॉलो भी करते हैं और कहते भी हैं कि शायद मैं एक अच्छी माँ हूँ, शायद, पता नहीं, लेकिन यह है कि मुझसे ये गलती हुई। मैं जब मेरा बेटा छोटा था, मेरी बेटी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन वो लड़का था और लड़की के पलने में और लड़के के पलने में कुछ डिफरेंस है। और मैं जॉइंट फैमिली में थी, वो ज़्यादा ताई के पास था। लेकिन ये है कि हमारे घर प्ले स्टेशन आ गया, प्ले स्टेशन 1, और उस टाइम क्रैश बैंडिकोट था। उसने खेलते हुए देखा और फिर आसिम पैकमैन बहुत खेलते थे। जब मतलब मैं बच्चे के बात कर रही हूँ कि उसने देखा क्या है, अगर आसिम बैठे हुए हैं सोफे पे और पैकमैन खेल रहे हैं तो आप उसकी साइड से भी नहीं गुजर सकते। देखा ना, मिस करवा दिया तुम्हारे गुजरने की वजह से। मतलब ये चीजें एक आदमी जवान 2 बच्चों का बाप कह रहा है तो वो बच्चा क्या देखे। उसके बाद उसने वो क्रैश बैंडिकोट खेलना शुरू किया। खैर क्रैश मुझे भी पसंद था, मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस था कार्टून्स और इसके अंदर, मैंने उसके साथ खेलना। लेकिन टाइम के साथ क्या गलती हुई, उसे मैं खाने के लिए कहती थी कि खाना खा लो, नहीं खाता था। हम पंजाबी हैं, पराठे पक रहे हैं, खिला रही हूँ, वो गेम खेल रहा है और मैं खिलाती थी। ये मैं रियलिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उसे खिलाना, और मेरा बेटा काफ़ी वीक था, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। मैं मछलियाँ भी छोटे से बच्चे को दे रही हूँ और बीफ भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, मालिशें भी करी। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी और मैं उस टाइम एक सिरप आता था भूख बढ़ाने के लिए, मैं हमेशा बार बार उसकी फरमाइश करती थी। कहते क्या ये खाता नहीं है? लेकिन खाता तो है, 2 पराठे खिला देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, लगता नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि आप इसे किस वक्त खाना खिलाती हैं? उस टाइम ये क्या कर रहा होता? मैं क्रैश खेल रहा होता। तो हंसने लग गए। उन्होंने कहा क्रैश खा रहा होता है, आप उस टाइम क्रैश को खिला रही होती हैं। इसको नहीं लगता, ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो सब जल जाता है इसके अंदर। मत करें, 2 बुर्कियां खिलाएं, 2 नवाले दे, आधी रोटी खिलाएं, कुछ मत खिलाएं, एक बोटी खिला दे, एक कबाब खिला दे, एक अंडा खिला दे, लेकिन फुल कंसंट्रेशन। आपसे बात करते हुए खाए, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के। ये क्या वो खेल रहा है और आप वो मुंह खोलता जा रहा है। मसला ये हो गया ना सलमा जी, हम उसको एक टास्क लेते हैं कि चेकलिस्ट है, बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चे का होमवर्क हो गया। उस वक्त वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, तवज्जो दे रहा है, नहीं दे रहा, उसको आपने बिठाया, समझाया, ये सब चीजें बहुत है। लेकिन उसका असर ये मुझे पता कब लगा, जब वो 4 साल का हो गया। घर में हुआ, जैसे माएं बच्चे को डांट देती है, तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ, 4 साल का बच्चा मुझे कह रहा है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और मेरे ससुर बैठे हुए थे और वो हंसने लगे। उसने घर में से कोई चीज नहीं उठाई सिवाय अपना प्ले स्टेशन और वायर। और मैंने बड़े हंसते हुए, उस वक्त ऑब्वियस आप अपनी, अब मैं सोचूं तो शायद मैं अपना भरम रख रही थी और अब्बू के सामने मैं बैठी हुई, मैं कह रही टीवी कहाँ से लाओगे, ये तो मैंने लेके दिया है, कपड़े कहाँ से? वो कपड़े उतार कर जाने को तैयार था, लेकिन वो प्ले स्टेशन। तो मेरे ससुर ने ये बात कही थी कि सलमा, ये इसकी माँ है जिसने इसको वक्त दिया है, जिसके साथ इसने वक्त स्पेंड किया है। हालांकि मैंने 2 बच्चियां, दूसरी बेटी हो चुकी थी, उनको पाल रही हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, पूरी फैमिली के बच्चे मेरे साथ से बहुत क्लोज है। वो बच्चा इसलिए निगलेक्ट हो गया उस टाइम पे क्योंकि कुछ घर के इश्यूज थे और मैं उसमें बिजी हो गई और ये प्ले स्टेशन की तरफ लग गया अब्बा के साथ। तो मैंने कहा चलो बाप और बेटे की बॉन्डिंग करा रही हूँ। तो लेकिन ये कि उस टाइम मेरे दिल को एक चोट से, और वो दिन था मैंने उठा के प्ले स्टेशन जमीन पे मार दिया। काफी डांट पड़ी, लेकिन मैंने कहा नो, क्यों? वो क्वालिटी टाइम मेरे साथ नहीं स्पेंड कर रहा। अच्छा, यू नो व्हाट, इससे आपकी बात से मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त, अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी है, एंड जात यू कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट। उन्होंने कहा एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एडिक्शन, अभी एतदाल की बात हो रही थी, किसी भी चीज़ की हो सकती है, वीडियो गेम्स की बच्चों को बाकायदा एडिक्शन है और इसको एडमिट कर लें हम तो हमारे लिए आधा काम आसान हो जाएगा। जात वो कहते हैं एडिक्शन कोई चीज़ नहीं होती, एडिक्शन को रिप्लेस कर दें बॉन्डिंग से।
जो चीज़ आपके इन्वायरमेंट में, चाहे आपको इमोशनल बॉन्डिंग, जैसे आपने टाइम का कहा, जहाँ कमी लगती है ना तभी आप जाते हैं, और इसमें कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है। इसमें एक्चुअल ड्रग्स भी हो सकती हैं, इसमें वीडियो गेम भी हो सकता है, इसमें रिटेल थेरेपी भी हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि जी मेरा हाथ ही नहीं रुकता, अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे बैठ जाऊं तो बस मैंने स्पेंड करना ही करना है। ऑल एडिक्शन इज लैक ऑफ बॉन्डिंग। अगर हम इसको ऐसे समझ लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। व्हाट डू यू से? देखिए, एडिक्शन का जो एक विशियस सर्कल है वो हमारे कंपल्जन से निकलता है, जो कि हमारा ब्रेन बना रहा होता है, और ब्रेन कभी किसी भी चीज के लिए वो चैनलाइज कर सकता है। जो बच्चा शुरू में वीडियो गेम्स की तरफ कंपल्जन शो कराएगा, वही बच्चा जवानी में सिगरेट की तरफ भी कंपल्जन शो करा सकता है, और वही बच्चा जैसे जैसे उसको लवाजमात मिलते जाएंगे वो अपनी कंपल्जन शो कराता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन का लेवल बहुत कम होता है और उनके अंदर विड्रॉल इफेक्ट्स अमूमन बन रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के जो वो यूज कर रहा होता है। हम लोग उनकी एडिक्शन को बढ़ावा देते हैं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कह लो, जब उनके 10 साल में वो एक ही टाइम को एक ही चीज को करते जा रहे हैं। हार्मफुल जो आपने कहा कि टेंडेंसी, अगर शुरू में किसी चीज पे जिद पे और कंपल्जन पे राजी होगी, कंपल्जन को ऐसा समझे कि उसके लिए जरूरी है, लाजिम और मलजूम है कि वो गेम मैं किसी एक माँ को तो नहीं बोलूंगा ना अब्बा को बोलूंगा, मैं उन लोगों को बोलूंगा जो अनट्रेन्ड है। वो ये बोलते हैं अब देखो ना 8 बज गए, अब देखो कैसे शोर करेगा बच्चा अपनी चीज के लिए। भाई ये चीज आप इनेबल कर रहे हो उसको मजीद उस चीज के लिए जो ये गलत कर रहा है। दादा दादी नाना नानी ये सुन लें, हाँ, वही अक्सर माँ को कह रहे हैं, अब खुद कह रही होती है या अब्बा कह रहे थे बज गए 7:30 लाके दो उसका गेम, तुम्हें तो पता ही है वो गेम खेलता है। तो बच्चा क्या मैसेज ले रहा है, उसको आप खुद ही एक बात दे रहे हैं, फिर वो बच्चा जब मूछें आ जाती हैं फिर आप उसको पिटाइयां करना शुरू कर देते हैं, माशाल्लाह लगा देते हैं उसके ऊपर। आई थिंक इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं इस वक्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल अभी हम इसके बाद लेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वील कम बैक एंड वील टॉक अबाउट दिस। ये जो कंपल्जन है इसको प्लीज़ अनेबल ना कीजिए, लेकिन इसके साइकिल को तोड़ें कैसे ये भी हम इस पैनल से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। पहले बच्चे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल करते थे, वो तंदुरुस्त होते थे, बीमारियाँ कम होती थी। अब आप सोशल मीडिया में देखें कई वीडियोस आ गए कि पबजी खेलते हुए बच्चा ज़हनी मरीज़ बन गया, हाथ उसके हिल रहे हैं। तो ये अमराज बीमारियाँ भी सारी गेम की वजह से फैल रही है। बच्चे हर वक्त मोबाइलों में लगे रहते हैं और जो है वो अपना बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। जैसे फाइटिंग गेम है वो फाइटिंग खुद भी खेल रहे होते हैं, उसके बाद जो है अपना घर वालों से भी यही फाइट वगैरह करते हैं। बच्चे परेशान हैं, कमज़ोर हैं, खाते पीते नहीं है, ये सब इसी वजह से। घर में बैठे बैठे गेम खेली जा रही है और खा पी नहीं रहे। आपको सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है कि आप जो है वो अपने सोसाइटी से निकल कर दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको उकसाते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनको वीडियो गेम्स उन पर चेक एंड बैलेंस रखें, वो क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। पढ़ाई भी आप कर रहे हो तो आप फोकस नहीं करोगे, आपका गेम पे ध्यान जा रहा है, आपकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान जा रहा है। अगर आप गेम नहीं भी खेल रहे फिर भी आपका फोकस ख़राब हो चुका है, ठीक है, फिर आपका फोकस आउट रहेगा। एक दिन तो मैंने अपने बच्चे को छत से बचाया, वो जो स्पाइडर उड़ता है तो वो भी कह रहा था मैं भी स्पाइडर हूँ, अगर मेरा हाथ नहीं पड़ जाता तो वो नीचे गिर जाता। तो जैसे बच्चे देखेंगे तो जाहिर है बच्चे वैसे ही करेंगे ना। पेरेंट्स से दिलाते हैं उनको, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना दिलाएं जो ज़्यादा बच्चे फिर प्रैक्टिकल भी उसको खुद करें। वो अगर आपका घर का माहौल अगर ठीक है तो बच्चे एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो चीज़ खेल सकता है या देख सकता है, वरना आप बच्चों को बेलगाम छोड़ के रखेंगे तो जाहिर बात है उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर ही पड़ेगा और किसके ऊपर पड़ेगा। किस टाइम पे वो खेलेगा, किस टाइम पे वो कंप्यूटर पे बैठेगा, किस टाइम पे वो सोएगा, किस टाइम पे वो पढ़ेगा, ये रूटीन, ये स्केड्यूल माँ बाप बनाएंगे। छोटी उम्र में अगर माँ बाप ये बनवा देते हैं तो वो फ्यूचर में वो बच्चा खुद मैनेज करेगा। वेलकम बैक जी। ये लोगों ने कहा कि किस तरह टाइम को मैनेज करेगा बच्चा, किस तरह आगे लेके चलेगा चीज़ों को, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि इस विशियस साइकिल को तोड़ें कैसे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि एडिक्टेड भी हैं, बॉन्डेड भी हैं, गेम्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सेगमेंट पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि अगर वो इस तरह का रवैया बच्चों में देख रहे हैं, व्हाट कैन दे डू टू एक्चुअली हेल्प देयर किड्स। वजाहत क्या करें पेरेंट्स? देखो, दो तरीके से ट्रीटमेंट होती है जो एडिक्टेड बिहेवियर की होती है। या तो आप बिल्कुल डिटॉक्स कर दें, मतलब आप एब्स्टिनेंस में ले जाके हर चीज़ पे पाबंदी लगा दें, जो कि प्रैक्टिकली आउटडोर पे नहीं हो पाती, मतलब घर पे वो नहीं हो पाती। या तो फिर आप उसको बोर्डिंग में करा दें या आपको इसको बहुत स्ट्रक्चर तरीके से उसको एडमिट करा दें जहाँ पे ये काम हो। अदरवाइज अगर आप घर पे चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट थेरेपी इज अ बेस्ट थेरेपी। इससे बच्चा, ये पहले वाला जो आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ छुड़वा दें और एकदम से सब चीजें बंद कर दें, इससे बच्चा और नाराज, बागी, एंग्री बड़ा इजीली काम कर जाते हैं इसके ऊपर। वो उनके कॉग्निटिव बिहेवियर को चेंज कर देते हैं
उनके बहुत सारी चीज़ों में एक्टिविटीज़ डाल देते हैं ये, लेकिन हम ये थोड़ी करते छोड़ के उसको बंद कर दिया। दूसरा ये जो कि ज़्यादातर हम करने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूट थेरेपी, लाइक उस गेम के टाइम पे आप कुछ अच्छा उसको दे सकते हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्शन ला सकते हैं उसकी लाइफ में। बच्चे, आप कभी नोट करना, बच्चे जो है ना, जो ढिठाई होती है वो माँ बाप की पैदावार होती है, बच्चे की ढिठाई। जितना माँ बाप अगर आपने किसी बच्चे को बहुत ढीठ देखते हैं ना, आप उसका रिफ्लेक्शन देख लें अम्मा अब्बा में, क्योंकि वही चीज़ रिफ्लेक्सेस बना रही होती है। कभी नो ना करें। अभी बच्चे चेंज हो गए, अगर यही शो ऑफ कर रही होती 1995 में तो हम शायद कह सकते हैं कि बच्चे को डांटें, बच्चे को आप नो करें, लेकिन अब बच्चे को आप दो करेंगे तो बच्चा बड़ा रिटेलिएट कर जाता है। अब हमें उसको पहले से ऑप्शन नंबर 2 रखना पड़ता है। अच्छा, लेकिन जैसे सलमा जी अभी आप कह रही थी कि आपने तो प्ले स्टेशन तोड़ा भी था, दैट वाज कंप्लीट एब्स्टिनेंस ना, फिर वो काफ़ी अरसे तक नहीं भी होगा घर में, तो उसका क्या रिएक्शन आया था? कुछ नहीं रिएक्शन आया, रोना धोना पड़ा। अब्बा ने कहा, दादा ने कहा माँ मर गई आज, तो बड़ा कुछ हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात, बिल्कुल वजाहत बहुत अच्छी बात करें, लेकिन मैं एक बात छोटी सी कहूँगी, शायद सब अग्री करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे दूंगी, जैसे हम स्कूल और कॉलेजेस में जाया करते थे पुराने ज़माने में, चाहे पीले स्कूल कह लें जनाब, तो हमारे जो उस्ताद थे वो हमें डांटते भी थे, मार भी पड़ती थी, सारा कुछ होता था ना, तो माँ बाप कहते होते थे वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही माँ बाप भूल गए हैं। हमने वही जो हमारा प्राइवेट सेक्टर आया तो हम भी वैसे ही प्राइवेट माँ बाप बन गए। बच्चे से अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। नो वाली बात वजाहत ने बिल्कुल ठीक किया, बच्चे को सिखाए ही मत शुरू अर्ली एज में कि नो कहना, नो का मतलब क्या है, वो बात करे ही मत जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे ना करे। लेकिन ये क्या हुआ कि आपने बच्चे से कह दिया कि ओके बट ये आपके लिए अच्छा नहीं है। नो का लफ्ज आपने, तो उधर चमिया ने चाय मांग ली, सुसर ने चाय मांगी, आप कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बच्चे के साथ बैठा हुआ, तो नहीं आती है। आपको अपना पूरा बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी एब्स्टिनेंस की बात हो रही थी, पेरेंट्स ये तो कहते हैं कि अच्छा जी आपके प्ले स्टेशन पे पाबंदी है, आप गेम नहीं खेल सकते, और खुद तो माँ बाप लगे हुए अगर सेल्फ। मैं यही बात कहने लगी, आपका पूरा बिहेवियर चेंज होता है। अगर हम ये बात करें कि हमने इसे तोड़ना कैसे, मैंने कैसे तोड़ा, मेरा तरीका ये था कि मैंने अपनी टोटली जो थोड़ी बहुत भी मिलना जुलना अपनी फैमिली के अंदर था ना, मैं कहा ओके मेरी ज़ात मेरे बच्चों की। मैंने ज़िंदगी की 2 गलतियां की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक, जब मैं अपनी ही जेठानी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मेरी बेटी आके मेरी शर्ट खींची, माँ माँ, और वो बात इतनी इंटरेस्टिंग थी या मैं उनको नो नहीं कह सकती थी, वो बड़ी हैं, तो मैंने अपने बच्चे को इग्नोर किया था। वो मुझे आज तक तकलीफ है इस चीज़ की कि ये मैं कैसे हो गई कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पता नहीं उसे क्या चीज़ चाहिए थी, पता नहीं कौन सी बात थी उसने मेरे साथ करनी थी, मैंने वो नहीं किया। आपको अपना आप बदलना पड़े। क्या आपका बच्चा आके आपसे ये कहें कि आपने सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना, आज आप फेसबुक पे नहीं बैठेंगी, आप कहीं बाहर जा रही हैं, आप नहीं जा सकती, मैं आज घर पे हूँ, लेट्स हैव मूवी टाइम, बैठते हैं, बात करते हैं, चिट चैट करते हैं, आए कैरम खेलते हैं, मैं कैरम भी खेलती हूँ, हमारे घर में बैडमिंटन भी खेलते हैं, लेकिन आपको वक्त। दूसरी एक चीज जो मेरे पे इस पे आते हैं सलमा जी, सेकंड पार्ट पे एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जी। शम्स इकबाल फ्रॉम शकरगढ़ से जी। बात इस तरह से है कि देखें ये बड़ा जबरदस्त डिबेट जो है आप कर रहे हैं, बड़ी एडमायरेबल डिबेट है और बड़ा एडमायरेबल टॉपिक है आपका, थैंक यू। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जो बच्चा होता है ना जी, ये बेसिकली सीखता है 2 करैक्टर से, 2 किरदार होते हैं जो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें एक पेरेंट्स है और दूसरा सेकंड वन टीचर है। टीचर तो देखें मर्कजी किरदार अदा करता है ना, इसमें बच्चा जो है ना, बच्चा बेसिकली जो चीज देखता है ना, बच्चे की आंख जो चीज देखती है और कान जो आवाज सुनता है, वो उसके दिमाग पे असरात उसके होते हैं। तो डेफिनेटली देखें इसमें 2 किरदार हैं, ये बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चे को डिमोट करने में और प्रमोट करने में। वालिदैन और उस्ताद जो है ना, ये बड़ा उनका कंट्रीब्यूट होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो ना माँ बाप जो हैं उनके सामने एक रोल मॉडल के तौर पे ना अपने आप को पेश करें, उनकी अखलाकी तरबियत जो है, उनको एथिक्स, एटिकेट, तमीज, तहजीब, हकूक, फराइज, ये सारी चीजें एजुकेट करना पड़ती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का और ये पॉइंट्स को यहाँ पे उजागर करने का। वक्त हमारे पास कम होता है तो जरा तेजी बात होती है, बट थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग इन। नाज़िया, आप क्या कहेंगी? आजकल जो इन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्त है कि एक ट्रायंगल, एक वर्किंग ट्रायंगल होना चाहिए, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों का, दे शुड वर्क एज अ टीम। इस वक्त ज़्यादातर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, बच्चों पे बोझ होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उन्होंने 5 घंटे पहले 6 घंटे स्कूल में लगाए, फिर उसके बाद ट्यूशन्स, वापस आने के बाद पेरेंट्स खुद ही लीवे देते हैं, चलो कोई बात नहीं 2 घंटे तुम गेम खेल लो, दैट टेक्स अवे एटलीस्ट द इंटायर डे ऑफ द स्टूडेंट। तो फिर बात करने का पेरेंट्स का और बच्चों का वक्त कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अभी इसी टॉपिक पर बात करना चाह रही थी कि एक तो हम ये
बात करते हैं, अभी हमने रिसर्च की है बाकायदा इस पर, तो मोस्टली पेरेंट्स का जवाब ये आया है कि बच्चे जो है मूडी हो जाते हैं। सेल फोन अगर उनके हाथ से ले लिया जाए या तो वो बदतमीजी करते हैं। 2 अल्फाज मुझे बहुत सुनने को मिले, एक बदतमीज और एक मूडी, और ये मेजॉरिटी का जवाब था। तो आई वाज लाइक, मतलब अगर बच्चा मूडी हो रहा है या बदतमीज हो रहा है तो उसकी रूट कॉज क्या है? बच्चे के हाथ में सेल फोन दिया किसने? ये जो आप बात कर रही हैं अभी कि उस बच्चे के हाथ में सेल फोन आप ही ने दिया ना, और या फिर आप इस्तेमाल कर रही थी क्या? देयर इज अ सेइंग, किड्स सी किड्स डू। एब्सोल्युटली। इसी बात को सलमा जी आप पिलाना चाहूंगी। द सेकंड पॉइंट आपने कहा, दूसरी चीज जो आपने सही की, दूसरी चीज ये है, मतलब सही करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप उन्हें अथॉरिटी देते हैं, आप उनकी सुनते हैं। क्योंकि मेरे पे बड़े से लोगों ने क्वेश्चन किया, अगर इर्द गिर्द आपके खाली आपकी औलाद नहीं, आपके पास यंग जनरेशन आती है और वो बदलना शुरू कर देती है, तो इसमें कहीं ना कहीं बात होती है। लेकिन आप उनके लिए क्या करते हैं? क्या वो आपको आके किसी चीज़ से रोक लेते हैं? आप बाहर जा रहे हैं, अक्सर मेरे साथ हो, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, आंटी यार हम आए अभी बैठे, खाना बना के थे, मूड नहीं होता, लेकिन आप उनके साथ बैठते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं। इवन ये कि बात शेयर कर रही हूँ, मैं यूएस से वापस आई थी तो मैं आई वेयर जीन्स एंड लॉन्ग कुर्ता, बच्चों के दोस्त हैं, तो एक ने मुझे उठ के आपसे एक बात कर सकता हूँ? मैं कहा बोलो। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी माँ जीन्स और कुर्ता पहने। तो मैं हंसना शुरू किया। मैं कहा फिर जो माँ को अच्छा नहीं लगता वो तुम छोड़ दोगे? मेरा बेटा सामने खड़ा था, उसने कहा ये कौन होता है बात करने वाला? मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, ये मेरे बेटे के लफ्ज़ हैं। बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने, मैं कहा वक्त बताएगा, और बाद में वो वक्त आया जब मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें कही और उसने मानी। एक मैंने उस ये कहने की वजह ये नहीं कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं बहुत करती, लेकिन वो मम्मी है, मैं माँ हूँ। He said that word। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी डॉक्टर हैं, वो जाती हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तुमने मुझसे क्या बात की? कहते इसलिए कि आप मेरी माँ हैं, वो मेरी मम्मी है, आपसे मैं जो बात कहता हूँ मान लेती हैं, तो मैं आपके लिए हर तरह ढल सकता हूँ, कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, हमारी जिंदगी का सरमाया है। मैंने अपनी औलाद इसी तरह लेकर चली, और सारे बच्चे जितने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे माँ बन के बहुत खुशी है। एब्सोल्युटली। सलमा जी आखिर में वजाहत, बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड है भैया, कोई मैसेज देना है तुमने आवाम को तो वो दे दो। आवाम को क्या, मैं जो ट्रायंगल है उसको अंडरस्टैंड करें कि फैमिली पे और हमारा जो बच्चा है और स्कूल, सारे स्कूल्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर तरीके से बिठाना शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में हम अच्छे बच्चों को कुछ बना सकें। जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने।